नमस्कार दोस्तों। ये जो हमारी स्पेसशिप है, आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसे कहाँ भेजने वाले हैं। तो आज हम इसे भेजने वाले हैं हम दूसरा घर ढूंढने के लिए। नहीं समझे? मतलब कि हमारी पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में इंसानों को रहने लायक कौन सी ऐसी जगह है, उसी की खोज में आज हम इसे भेजने वाले हैं। इस खोज में ये कई चंद्रमाओं पर जाएगा, उसके अलावा कई ग्रहों पर लैंड करेगा और ये वहाँ के वातावरण को देखेगा, वहाँ की परिस्थितियों को देखेगा और ये हमें दिखाएगा भी कि वहाँ क्या वातावरण है, क्या परिस्थितियाँ हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस स्पेसशिप के साथ ही इस अध्ययन का एक भाग हो। तो दोस्तों चलिए हमारे यहाँ जो खोज है उसको प्रारंभ करते हैं और हमारे स्पेसशिप को बाय बाय करते हैं कि ये जो खोजने जा रहा है वो खोज सके हमारी धरती के अलावा दूसरी ऐसी कौन सी जगह जहां पे हम रह सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्पेसशिप को अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों अब हम अंतरिक्ष में आ गए हैं और हम हमारा जो दूसरा घर है उसको ढूंढने की शुरुआत हमारे जो उपग्रह चंद्रमा है उससे करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम और ग्रहों पे भी जाएंगे, लेकिन हमारी जो शुरुआत वो चंद्रमा से ही होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो स्पेसशिप है ये लाइट की स्पीड से चलती है, तो हमें चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं, हम 1.5-2 सेकंड के अंदर ही चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अब चलिए हम अपनी स्पेस क्राफ्ट जो है उसकी स्पीड बढ़ाते हैं जिससे वो लाइट की स्पीड पर पहुंच जाए और फिर हम चंद्रमा की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो अपनी स्पेसशिप है उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया है और अब हम चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए अब हम चंद्रमा के पास इतनी जल्दी पहुंच गए। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये चंद्रमा है और हम चंद्रमा की जो कक्षा है हम वहां पर है। अब दोस्तों हम चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहे हैं। इसके लिए पहले हमारी जो स्पेसशिप है उसकी स्पीड को कम कर देते हैं जिससे हम आराम से चंद्रमा की सतह पर उतर पाएं। तो दोस्तों अब मैंने जो स्पेसशिप है उसकी जो स्पीड है कम कर दी है, तो अब हम चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम चंद्रमा की सतह पर आ गए हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से पृथ्वी आपको कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पृथ्वी इतनी बड़ी ही दिखती है। चंद्रमा हमें इतना छोटा दिखता है क्योंकि उसका जो आकार है वो हमसे लगभग कई गुना छोटा है। तो दोस्तों हम इसके जो सतह है उस पर आ गए हैं। आपको ये जो गड्ढे दिख रहे हैं अगल बगल, ये सारी जो गड्ढे हैं ये गड्ढे चंद्रमा पर बने हैं बहुत सारे, मतलब इनको क्रिएटर कहा जाता है कि ये जब कोई उल्का पिंड चंद्रमा पर गिरा होगा या कोई मान लीजिए कोई ऐसी चीज इससे टकराती होगी आके, जैसे एस्टेरॉइड आते रहते हैं, ये सारी चीजें जब इससे टकराती होंगी बहुत स्पीड में तब ये गड्ढे बन जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर भी आप देखोगे तो ऐसे कुछ गड्ढे बने हुए हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों ये जो गड्ढे हैं इन गड्ढों की वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इसकी सतह है बहुत ऊबड़ खाबड़ होगी। तो पहली तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि यहाँ पर पानी ढूंढा जा चुका है, मतलब कि इसके जो चंद्रमा है इस यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर पानी है, लेकिन कहाँ आइस के रूप में मौजूद है, मतलब कि बर्फ के रूप में मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो जो बर्फ है वो बर्फ इन्हीं क्रिएटर के अंदर छिपी हुई है। जैसे चंद्रमा की जो सतह है उसमें बहुत जगह पे जो क्रिएटर बने हुए हैं उसमें कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो बहुत गहरे हैं और गहरे होने की वजह से वहां पर जो पानी है वो जमा है। अब वो पानी जमा है, वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, इस वजह से वहां पर पानी जमा है। नहीं तो पहले चंद्रमा पर पानी था, वो किसी भी रूप में मौजूद था, लेकिन पहले वहां पर पानी था। तो अब दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 121 डिग्री सेल्सियस मतलब कि जो पानी है वो तुरंत भाप बन जाएगा। और जब पानी भाप बन जाएगा तो यहाँ जो चंद्रमा का वायुमंडल है ये उस भाप को रोक नहीं सकता है, वो अंतरिक्ष में चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मौसम है जैसे हमारे पृथ्वी पर कैसा होता है कि जब सूर्य की रोशनी पानी पर पड़ती है, जैसे समुद्रों पर पड़ती है, तो गर्मी की वजह से वो भाप बनते हैं। वो भाप ऊपर जाके बादलों के रूप में इकट्ठा हुआ करते हैं और बाद में फिर पानी के रूप में बरसते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो वो वातावरण नहीं है, जैसे जो लेयर है वो लेयर नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी लेयर हैं जिसकी वजह से वो चीज़ बाहर नहीं जा पाती, लेकिन यहाँ पे वो लेयर नहीं है, वो ग्रेविटी नहीं है जो खींच सके। तो इस वजह से यहाँ पे बारिश और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो पानी आइस के रूप में मौजूद है कुछ गड्ढों में, क्या उन पानी का यूज़ करके हम यहाँ रह सकते हैं? तो वो सोचने की बात है कि यहाँ पर रहने की सिर्फ एक ही प्रक्रिया हो सकती है कि हम यहाँ पर बड़े बड़े घर बना लें, और उन घरों के अंदर की जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना आ पाए। क्योंकि दोस्तों हमारा जो वातावरण है, हमारी जो लेयर है, वो सूर्य की जो खतरनाक किरणें हमारे ऊपर आती हैं उनको रोकता है, मतलब उनको छान छान के भेजता है, जिस वजह से सूरज की जो रोशनी है वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन यहाँ पर वो वातावरण नहीं है, तो अब जो सूर्य की रोशनी यहाँ पर गिरती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हमें ऐसे घर बनाने होंगे जो इस रोशनी से हमें बचा सकें। और दूसरी बात, मान लीजिए आप उन घरों में नहीं रह रहे हो, आप बाहर आते हो, तो आपको स्पेस सूट पहन के आना पड़ेगा। मतलब आप अपने जो शरीर है उसका कोई भी हिस्सा खुला नहीं रख सकते। अगर इस तरीके से आप जीवन जी सकते हो तो आप यहाँ पे कुछ समय रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नहीं रहा जा सकता है। क्योंकि आप मान लीजिए उस पानी का उपयोग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो बस सीमित समय के लिए है, क्योंकि जैसे वो पानी भाप बनेगा वो उड़ जाएगा। तो और दूसरी बात है यहाँ की गर्मी, और जो रात में यहाँ पे ठंडी होती है, जब चंद्रमा पर रात होती है, जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होती है दोस्तों, तब यहाँ पर जो तापमान है वो -133 डिग्री तक कम हो जाता है। तो ये भी एक तकलीफ की बात है हमारे लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना शायद अभी के लिए तो नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, अभी अगर मैं चंद्रमा के बारे में आपको थोड़ा और बताऊं, तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में इसको 27 दिन लगते हैं, लेकिन ये अपने धुरी पर भी इसको जो लगता है वो भी 27 दिन ही लगता है। मतलब कि आप मान सकते हो कि यहाँ पर 13.5 दिन जो है वो दिन रहता है और 13.5 दिन रात होती है। तो अब दोस्तों यहाँ का जो है, यहाँ पर रहने की चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम है। तो अब हम चलते हैं वीनस ग्रह पर। वीनस ग्रह पर जाके हम देखेंगे जो शुक्र ग्रह है, अब हम वहां पर जाके देखेंगे कि क्या वहां पर जीवन जो है वो संभव हो सकता है, क्या वहां पर रहा जा सकता है। क्योंकि उसको तो पृथ्वी की बहन माना जाता है, उसका साइज भी पृथ्वी जैसा है, वहां वातावरण भी है, तो क्या वहां रहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस तरफ प्रस्थान करते हैं। ये देखिए, अब हम चंद्रमा से ऊपर आ गए हैं, मान लीजिए अब हम अंतरिक्ष में आ गए हैं फिर से। अब हमारा निशाना वीनस की तरफ होगा, और अब हम अपनी जो स्पेसशिप है उसकी स्पीड को फिर से बढ़ाएंगे, और अब हम चल रहे हैं वीनस की तरफ। दोस्तों वीनस जो है वो हमसे 6 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो हमें प्रकाश की स्पीड से भी जाने में वहां थोड़ा तो समय लगेगा ही। दोस्तों वीनस ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। तो एक तो ये पहली बात हो गई कि जो हमारी पृथ्वी और उसमें ये एक समानता नहीं है। दूसरा, जो वीनस है वो और ग्रहों की तरह जो है उल्टा घूमता है। मतलब कि हमारे यहाँ कैसे पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में डूबता है, पर यहाँ पर पश्चिम से सूरज उगता है और पूरब में जाके डूबता है। तो दोस्तों अब हम उसी जगह पर जा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको दिखने लगा होगा कि हम वीनस ग्रह के करीब पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारी स्पीड है उसको स्लो करेंगे, और अब हम उतरेंगे वीनस ग्रह पर। देखते हैं कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां क्या हमारा जीवन आगे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो हमारी स्पेसशिप है उसकी स्पीड को कम कर लिया है, और अब हम वीनस ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी सतह पर उतरने के लिए। तो दोस्तों देखिए, अब हम उसकी सतह की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये देखिए अब हम उसकी सतह पर आ गए हैं। लेकिन ये आपको कोई नर्क जैसा लग रहा है ना, देखने में एकदम नर्क। क्योंकि दोस्तों जो वीनस है वो एक नर्क ही है, जैसे एक नर्क की कल्पना की जाती है ना कि नर्क होगा तो कैसा होगा। तो दोस्तों अगर कहीं नर्क होगा तो ये ऐसा ही होगा, शुक्र ग्रह की तरह। आप देख रहे हो, आपको चारों तरफ सिर्फ ज्वालामुखी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की रोशनी की तरफ आप देख रहे होगे तो आपको जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत कम दिखाई दे रही होगी,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका वातावरण इतना घना है कि जो सूर्य की रोशनी है वो सूर्य की रोशनी यहाँ पर आ ही नहीं पाती है। लेकिन इसका वातावरण घना होने के कारण एक और नुकसान है। नुकसान यह है दोस्तों कि जो इसका घना वातावरण है वो पृथ्वी, वो जो सूर्य की गर्मी है उस गर्मी को अपने अंदर फंसा लेता है, मतलब कि रोक लेता है। और उस वजह से यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आप जानते हैं कि इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है? तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है वो 464 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। अब आप सोचिए कि इस उसमें कोई इंसान क्या, कोई चीज भी यहां नहीं रह सकती। आप इंसान तो मान लीजिए यहां पे शीशा पिघल जाए, इतनी गर्मी है। तो एक सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। दूसरा, यहाँ के जो वातावरण है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो बारिश होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। अब आप सोचिए, बारिश होती भी है तो एसिड की बारिश होती है। अब आप सोचिए कि इतनी गर्मी, उसके ऊपर से तेजाब की बारिश, आप कह सकते हो कि तेजाब की बारिश हो, तो यहाँ पे तो रहने का कोई ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता। अब ये अलग बात है कि हो सकता है यहाँ पहले जीवन रहा हो और आगे हो सकता है धीरे धीरे इसका जो घना वातावरण है उसमें सुधार हो और आगे जीवन की संभावना यहाँ हो सकती है। लेकिन अभी तुरंत की परिस्थितियों में यहाँ जीवन नहीं हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा है। तो अब हम यहाँ से भी प्रस्थान करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा छानबीन करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब इतनी गर्मी है तो इंसान उसको सह नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं से ही जब अब चलिए यहाँ आ गए हैं तो बगल का जो एक ग्रह है मरकुरी, उसको भी देख लेते हैं कि क्या पता वहां कुछ हमें मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंतरिक्ष में फिर से आ गए हैं, फिर से हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और अब हम चलेंगे मरकुरी ग्रह की तरफ और मरकुरी पे ये देखेंगे कि क्या कभी हम मरकुरी पे रह पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि हम कितनी स्पीड से आए कि अब हम मरकुरी पर पहुंचने वाले हैं। हमें बस कुछ ही सेकंड लगा मरकुरी पर पहुंचने के लिए, क्योंकि दोस्तों वीनस से मरकुरी का जो दूरी है वो लगभग 31 मिलियन माइल्स है। इसीलिए हमें पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन वो भी सेकंडों का ही समय होगा। इतनी दूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश की स्पीड से कोई भी जो दूरी है वो दूरी हमारे लिए बहुत कम हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, हम बात करते करते मरकुरी ग्रह के जो ऑर्बिट है वहां पहुंच गए हैं। अब हम मरकुरी ग्रह पर लैंड करेंगे। इसके लिए हम हमारी जो स्पीड है स्पेसशिप की उसको कम कर लेते हैं। अब हमने अपनी स्पेसशिप की स्पीड को कम कर लिया है। अब हम चले मरकुरी ग्रह की सतह पर उतरने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब हम मरकुरी ग्रह की सतह पर आ गए। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यहां तक कि ये इतना छोटा है कि ये कुछ उपग्रह जो हैं उनसे भी छोटा है। जैसे शनि का जो उपग्रह है टाइटन, ये उससे भी छोटा है। लेकिन अब टाइटन क्या है कि वो शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए उसको उपग्रह कहा जाता है। और ये जो है ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए ये ग्रह हुआ। अगर आपको उपग्रह उपग्रह का अगर मतलब ना समझ में आता हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, आप यहां इस पे भी देख रहे होंगे कि जो इसकी सतह है उस पर भी बहुत सारे गड्ढे हैं। तो ये भी कुछ हिसाब से जो चंद्रमा है उसी की तरीके से है कि इसका भी एक पतला सा वातावरण है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि ये सूर्य से सबसे नजदीक है, लेकिन तो भी ये जो वीनस है उतना गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैंने आपको बताया ना कि उसका जो वीनस है उसका वातावरण जो है वो इतना घना है जिसकी वजह से जो गर्मी है वो उसमें आके फंस जाती है। लेकिन यहाँ का तो वातावरण इतना घना नहीं है, तो जो गर्मी है वो टकराकर वापस चली जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो है मैंने आपको बताया कि ये बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक की परिक्रमा करता है और इसका भी जो अगर आप कहें कि ये भी एक गर्म ग्रह है। इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 420 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जब ये जो इसका दूसरा हिस्सा है जिसपे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, वहां पर अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो वहां जो टेम्परेचर है वो -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से जो इसका दिन है वो बहुत गर्म होता है और जो इसकी रात है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है।
और इसने भी, अगर आप देखोगे ना इसकी सतह को, तो इसने बहुत कुछ झेला है। इस पे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर बने हुए हैं, मतलब कि इस पे बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो कोर है, जो इसका कोर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, पृथ्वी के मुकाबले इसका जो कोर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका ये मतलब है कि इसका जो ऊपर की सतह है ये किसी से टकराया था। अब ये किससे टकराया था, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये पास्ट में इसकी जो टक्कर है ये हमारी पृथ्वी से ही हुई थी, जिसकी वजह से इसका कुछ मलबा जो है वो हमारी पृथ्वी में ही है। अगर आप समझ लीजिए कि आप पृथ्वी पे खड़े हो, तो हो सकता है कि आप मरकुरी का जो सरफेस है उस पे खड़े हो, तो वो एक बात है। लेकिन यहां पर जो ये, अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें, तो ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 दिन लग जाते हैं हमारे हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि इसका जो एक साल होता है वो 88 दिनों में पूरा हो जाता है। और यहां से जो सूर्य है ना दोस्तों, वो 11 गुना ज्यादा चमकीला दिखता है हमारी पृथ्वी की तुलना में। मतलब उसकी जो चमक है वो 11 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात, ये पृथ्वी के मुकाबले जो सूर्य है वो सूर्य भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों इसको भी देखकर लग रहा है कि यहाँ भी थोड़ा मुश्किल ही है, या कह सकते हैं कि नामुमकिन है कि ये हमारा दूसरा घर हो पाए। तो अब हम कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे जो बगल के जो दो ग्रह हैं, यहां पर तो हमने ढूंढ लिया, हमको कुछ मिला नहीं। लेकिन हमारा ही एक पड़ोसी ग्रह है जहां पर शायद ये सोचा जा सकता है कि जीवन हो, या वहां पर रहा जा सकता है। ऐसा बहुत लोग मानते भी हैं कि अगर हम पृथ्वी से कहीं और जा सकते हैं आगे फ्यूचर में, तो वो शायद मंगल ग्रह पे। तो दोस्तों अब हम यहां से चलेंगे मंगल ग्रह की तरफ। वैसे हमें पहले भी मैं मंगल ग्रह की तरफ जा सकता था शुरुआत में ही, लेकिन मैंने सोचा कि पहले यहां भी एक बार आके हम लोग तसल्ली कर लें, फिर उसके बाद हम मंगल ग्रह की तरफ जाएं, क्योंकि फिर हम उसी तरफ से जाते जाते हमें और जो आगे ग्रह हैं या आगे जो और सारे चंद्रमा हैं हम उस पे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसे भी अलविदा कहते हैं और अब हम बढ़ते हैं मंगल ग्रह की तरफ। तो चलिए हम फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम अपनी स्पीड को फिर से बढ़ाएंगे और अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? मंगल ग्रह की तरफ। ये देखिए दोस्तों, अब रास्ते में हमें फिर से वीनस ही पड़ गया है, लेकिन चलिए हमें तो यहां जाना नहीं है, हम इसके बगल से चले जाएंगे। दोस्तों वीनस का एक और मैंने आपको बात नहीं बताई कि जो वीनस ग्रह है, इस यहां पर जो एक साल होता है ना दोस्तों, वो एक साल 225 दिन का होता है। मतलब ये सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 225 दिन लगते हैं। अब आप इसको खाली ध्यान से सोचिएगा कि इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं, लेकिन इसका एक दिन 243 दिन का होता है। मतलब इसका जो एक दिन है वो इसके एक साल से बड़ा होता है। ये आप सोचिएगा। चलिए आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे पृथ्वी जब एक बार घूमती है अपने अक्ष पे, तब हमारा एक दिन पूरा होता है। मतलब एक दिन और एक रात पूरी होती है जब वो अपने अक्ष पे एक बार घूमती है। और जब वो सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है तो हमारा एक साल होता है। आप समझ गए? अब वैसे ही जो ये वीनस है, ये अपने अक्ष पर ही इसे घूमने में 243 दिन लग जाते हैं। मतलब कि आप ये मान सकते हो कि लगभग 120 दिन वहां दिन रहता है और 120 दिन वहां रात होती है। चलिए ये भी अपनी अपनी बात है कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचोगे तो आप हमेशा आश्चर्य में ही रहोगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए हमारी प्यारी सी पृथ्वी, हमारा घर। ये हमारा घर हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन आने वाले जो वैज्ञानिक कहते हैं कि करोड़ों अरबों साल बाद शायद इंसान को पृथ्वी छोड़नी पड़े, तो चलिए वो तो अलग बात है। अब दोस्तों धीरे धीरे हम मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए मंगल ग्रह भी हमें करीब आता नजर आ रहा है, मतलब कि हम मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम मंगल ग्रह की सतह पर उतरेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक ऐसी जगह हो सकती है कि जहां हमारे लिए जीवन हो। तो दोस्तों अब हम जो है मंगल ग्रह की जो ऑर्बिट है उसमें आ गए हैं। इसके दो ही चंद्रमा है, पर वो चंद्रमा इतने छोटे छोटे हैं दोस्तों कि अगर आप उस चंद्रमा पर खड़े होके अपने हाथ को हिलाओगे,
जैसे पंछी उड़ने की कोशिश करता है, अगर आप वैसा करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उड़ने लगोगे, क्योंकि वहां की जो ग्रेविटी है वो हमारे पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। हमारे चंद्रमा पे तो चलो कि अगर आप पृथ्वी पे 1 फुट उछल सकते हो, तो आप चंद्रमा पे अगर कूदोगे तो आप 6 फुट तक ऊपर जाओगे, क्योंकि उसकी जो हमारे चंद्रमा की ग्रेविटी है वो 1/6 है। लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ की जो ग्रेविटी है वो हमारी पृथ्वी के मुकाबले 1/100 है। मतलब कि अगर आप पे पृथ्वी पे आपका वजन 100 किलो है, तो यहाँ पे आपका वजन 1 किलो हो जाएगा, तो आप वैसे ही उड़ने लगोगे। तो दोस्तों चलिए अब उस चंद्रमा की, क्योंकि वहां तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं जहां इतनी ग्रेविटी ही एक तरीके से ना हो। तो दोस्तों अब हम मंगल ग्रह पर उतरेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ कुछ तो पृथ्वी जैसी लग रही होगी। पृथ्वी पर हमने ऐसी बहुत सारी जगह देखी होंगी, ऐसी चट्टानें और ऐसे जो धूल भरी चीजें हैं, ये हमने पृथ्वी पर जरूर देखी होंगी। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन हो सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है। दोस्तों यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस अगर आप हाई की बात करोगे, लेकिन अगर लो की बात करोगे कि रात में कहीं कहीं इसका जो तापमान है वो 100 - 153 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जो हमारे लिए इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे हम कैसे रह पाएंगे इतनी। चलिए अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें तो बहुत आराम से रहा जा सकता है, यह हमें आदत है, लेकिन -150 डिग्री में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए उससे भी अगर हमने पार पा लिया। यहाँ के दिन रात की अगर बात करें तो जो दिन रात है, मतलब यहाँ का एक दिन जो है वो तो लगभग हमारे पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन जो यहाँ का साल है, मतलब इसको जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो हमारे पृथ्वी के मुकाबले दुगना लगता है, मतलब कि 682 दिन लगते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर जो एक साल होता है वो 682 दिनों में होता है, और हमारे यहाँ जो है 365 दिन में होता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो मतलब वातावरण है, वो जो है वो बहुत ज्यादा पतला है। इसकी वजह से जो सूर्य की रोशनी होती है वो आती है और बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, इसको वो रोक नहीं पाता। मतलब इस वजह से ये जो ग्रह है ये अपने आप को गर्म नहीं रख पाता। जैसे हमारी पृथ्वी एक तरीके से गर्म अपने आप को रखती है और ठंडा भी रखती है, दोनों आप मान सकते हो उसको, तो ये नहीं रख पाता। अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि अब वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि आपको ये जो सारी रूखी सूखी चीजें दिख रही है, मतलब रूखी सूखी मतलब एकदम सुनसान, ये मंगल पहले ऐसा नहीं था। यहां पर भी जीवन थे, पेड़ पौधे थे, सारी चीजें थी, लेकिन इससे एक उल्का पिंड टकराया जिसकी वजह से यहां पर जो जीवन है वो खत्म हो गया, और जो इसका वातावरण है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं तहस नहस हो गया, और ये जो ग्रह है एकदम शांत हो गया। एक तरीके से कह रहे हैं कि आप ये मर गया उस टक्कर से। हमारी पृथ्वी भी जो है ना हमेशा ऐसे ही खतरे से घिरी रहती है, बहुत सारे उल्का पिंड उस पर गिरते रहते हैं रोज, लेकिन कभी अब तक उसके ऊपर जो एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था जिसने डायनासोर है उनका पूरा खात्मा कर दिया। तो दोस्तों ऐसी चीजें जो है मंगल ग्रह पे हुई, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे जो जीवन है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो थिन वातावरण है इस वजह से यहाँ पर हम सांस भी नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए हमें वहां रहना है तो हमें वहां पे कवच की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जैसे स्पेस सूट हो सकता है या और सारी चीजें। तो अब यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया यही है कि चलिए ये हमारे पड़ोस में है, अगर कभी ऐसा लगा कि पृथ्वी पर सच में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है तो कम से कम यहाँ पर हम कुछ समय के लिए पनाह ले सकते हैं। हमेशा के लिए यहां नहीं रहा जा सकता है, लेकिन एक कह सकते हैं आप एक स्टॉपेज के लिए आप मंगल पर कुछ समय के लिए रह सकते हो। अगर आपके पास कुछ सुविधाएं हैं, आपके पास ईंधन है, आपके पास खाना या पानी और सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, तो शायद आप यहां पर रह सकते हो कुछ समय के लिए। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है। तो अब हम कहां जाएं, क्योंकि आगे जो है आगे जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह क्या है, वो एक जुपिटर ग्रह है, फिर उसके बाद सैटर्न है शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम उन ग्रहों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम उन ग्रहों की तरफ जाने का, अगर सिर्फ ग्रहों की बात करूं
तो कोई इतना मतलब नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो सारे जो ग्रह हैं वो गैसीय हैं। गैसीय मतलब कि उनकी कोई सतह ही नहीं है, खाली उनका कोर है। कोर जो बीच में होता है ना, हमारी पृथ्वी का है, सबका है, वो कोर है, उनकी सतह नहीं है। मतलब कि आप जैसे जुपिटर ग्रह पे आप जाके खड़े होगे। चलिए एक काम करते हैं, हम जुपिटर की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं जुपिटर की तरफ क्यों जा रहा हूं, कि जब उसकी सतह ही नहीं है तब क्यों जा रहा हूं, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। कि दोस्तों, अब जो जुपिटर ग्रह है उसकी मैंने आपको बताया सतह नहीं है, कि आप उसके ऊपर खड़े होगे तो आप धंसते चले जाओगे, धंसते चले जाओगे, धंसते चले जाओगे। और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी कि कोई नहीं। जैसे एक बार नासा ने अपना एयरक्राफ्ट, जो एयर स्पेस क्राफ्ट है, उसको भेजा था, उसके अंदर एक मिशन भेजा था कि जुपिटर के अंदर कितना जा सकते हैं। वो सिर्फ 43 किलोमीटर ही अंदर पहुंचा था कि वो एक तरीके से हवा बन गया, क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर क्यों हम जुपिटर पे जा रहे हैं? तो दोस्तों, हम जुपिटर पे जा रहे हैं, उसका जो चंद्रमा है, वैसे उसके जो 4 गैलीलियो चंद्रमा है बड़े, उसमें से 2-3 चंद्रमाओं पे जीवन हो सकता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम अभी फिलहाल उसके एक ही चंद्रमा पर जाएंगे जहां पे सबसे अधिक संभावना है, और वो है यूरोपा। तो दोस्तों, अब आपको जुपिटर ग्रह दिख रहा होगा कि हम जुपिटर ग्रह की तरफ आ गए हैं। अब हम जुपिटर ग्रह पर तो जाने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब हम ये जो आप देख रहे हैं ना, यह है यूरोपा। यहां पर वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो आप इसकी ये सतह सतह देख रहे हैं, ये जो सतह है इसकी, ये बर्फीली है। अब आप सोचे होंगे कि चलो बर्फीली है, लेकिन यहां पर कैसे रहा जा सकता है? तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये बर्फीली सतह, ये 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी जो मोटाई है वो 15 से 20 किलोमीटर की है। लेकिन उस 15 से 20 किलोमीटर के अंदर आप जानते हो क्या है? बहुत बड़े बड़े महासागर हैं। यह महासागर इतने बड़े बड़े हैं, मतलब इसमें पानी इतने ज्यादा है कि भी जो पानी का वो है घनत्व आप कह सकते हो, या पानी, वो हमारी पृथ्वी से दुगना है। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे पानी, मतलब समुद्र की मैं बात कर रहा हूं, कि नमकीन जो सागर है यहां पे हमारी पृथ्वी से दुगना है, तो क्या उस सागर में जीवन हो सकता है? लेकिन अब ये भी सोचने की बात है कि अगर मान लीजिए इस 15 से 20 किलोमीटर नीचे इसके सतह के तो समुद्र मौजूद है। लेकिन अब ये बात है, पहली तो आपकी ये चुनौती है कि आप वो 15 से 20 किलोमीटर कैसे पार करोगे। अब दूसरी आपकी सबसे बड़ी ये चुनौती आती है कि मान लीजिए अगर नीचे महासागर है तो सिर्फ महासागर ही होगा वहां पर सतह होना मुश्किल है। जैसे हमारी पृथ्वी पर समुद्र है, लेकिन रहने की एक ठोस जगह भी तो है। अब क्या वहां पे वो जगह है? वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए हमें इसके अंदर जाना होगा, और वो अंदर जाने के लिए हमें 15 से 20 किलोमीटर की खुदाई करनी होगी। तो ऐसी तो अभी हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है कि जिससे हम इसके अंदर जा पाए। तो दोस्तों, अब अगर हम अपने रहने के बारे में सोचे, आप ये सोचे कि हमारा दूसरा घर यहां हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपकी जो बर्फ की परत है उसको तोड़ने के लिए आपको कोई चीज चाहिए होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस बर्फ की परत को हटा देंगे तो जो सूर्य का रेडिएशन है, जो सूर्य की खतरनाक, मैंने आपको बताया ना, किरणें हैं, वो किरणें उस जो दरार हम बनाएंगे जिससे हम जा रहे हैं, उसी दरार से वो किरणें भी तो जाएंगी उसके अंदर। और अगर वो किरणें जाएंगी तो फिर है कि वहां पर जीवन का बच पाना मुश्किल हो जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो पहला तो सबसे बड़ी बात यही हो गई। और दूसरी बात, अगर इसको सोचने जाएं इस तरीके से कि अगर इसके अंदर जो आप देख रहे हैं जहां पर हम हैं, इसके नीचे अगर सही में जीवन है जो इस तरीके से ढका हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वहां जो लोग रहते होंगे या जो जीव रहते होंगे, उनकी सोच जानते हो आप क्या होगी? कि उनको दुनिया इतनी ही बड़ी दिखाई देती होगी। मतलब कि जब वो आसमान में देखते होंगे चारों तरफ, तो उनको क्या दिखाई देता होगा? उनको व्हाइट व्हाइट कलर की एक दीवार जैसी दिखाई देती होगी, और उनको लगता होगा कि यही हमारी दुनिया है, इतनी बड़ी ही दुनिया होती है। अब जब कोई उनमें से बाहर आएगा, यहां निकल के देखेगा, तब तो उनको पता चलेगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए जो दुनिया है वो इतनी ही बड़ी होगी। जैसे अब हम तो अंतरिक्ष में देखते हैं, तो अंतरिक्ष तो अनंत है,
लेकिन अगर वही एक कुएं के मेंढक वाली आपने कहानी सुनी है कि कुएं के मेंढक को लगता है कि जो दुनिया है वो इस कुएं की इतनी ही बड़ी है, तो उनकी भी सोच ये होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास तो अभी फिलहाल ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि जिससे हम 15-20 किलोमीटर की खुदाई करके उसके अंदर जा सकें। तो यहाँ पर भी अभी फिलहाल अगर आप सोचे कि मैं यहाँ हमारा जीवन हो सकता है या यहाँ पे आके इंसान बच सकता है, तो नहीं, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा कि आप एक तरीके से इसकी सतह पर आप एक घर बना सकते हैं। उस घर को इस तरह से पैक किया जा सकता है कि उसमें ऑक्सीजन या और चीजों की व्यवस्था हो, बस। या आप सोच सकते हैं कि आपकी स्पेसशिप को अगर मान लीजिए जुपिटर के आसपास कहीं उतरना है, तो सिर्फ ये उतरने के लिए, लैंड करने के लिए ये जगह हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं यहां रहूं, तो ये नामुमकिन है। और ऐसी ही स्थिति जो इसके और 2-3 चंद्रमा हैं उनके लिए भी है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं लगता है कि हम रह सकते हैं। अभी आगे अगर आप जाएंगे, हम लोग जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह का भी चंद्रमा है एक टाइटन, उसकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो चलिए अब टाइटन को भी देख लेते हैं। अब आप निराश हो गए होंगे एक तरीके से कि क्या अब पृथ्वी के अलावा कहीं हमारे लिए रहने की कोई और जगह नहीं हो सकती? तो शायद टाइटन एक ऐसा जो उपग्रह हो सकता है जहां हम आगे रह पाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपको जो सुंदर सा ग्रह नजर आ रहा है, ये है शनि ग्रह। और इसी शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन जहां हम जा रहे हैं, और शायद टाइटन ही वैसी जगह होने वाली है जहां हमारी जो मंजिल है, पृथ्वी के अलावा दूसरा घर, वहां खत्म होगी। तो दोस्तों, अब आप जो शनि ग्रह है उसको देख रहे हैं। अब शनि ग्रह के बगल में आप देख रहे हैं जो एक चंद्रमा आपको सामने नजर आ रहा है, यही है टाइटन। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं उसकी सतह पर उतरकर कि क्या वहाँ पर इंसान रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये देखिए, हम बात करते करते इसकी जो कक्षा है चंद्रमा की, टाइटन की, यहाँ पर आ गए हैं। वैसे मैं आपको एक रोचक बात ये भी बताऊं कि अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी है, उसमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, तो वो वही ग्रह होता है टाइटन जिसपे जो आयरन मैन, स्पाइडर मैन और ये लोग फंसे होते हैं, जहाँ पे स्पाइडर मैन की मौत होती है, वो वही जगह होती है टाइटन। और थेनोस जहाँ रहता है वो भी टाइटन ही ग्रह होता है, वहीं से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए। तो यही वो ग्रह है टाइटन। तो अब देखिए, हम इसके ऑर्बिट में आ गए हैं और आपको इसका वातावरण कितना सुंदर दिख रहा है। दोस्तों, ये जो वातावरण है, ये वातावरण एकदम पृथ्वी जैसा है। मतलब कि इसमें 98% जो है नाइट्रोजन है, 1.5% मीथेन है और 0.5% हाइड्रोजन है। तो दोस्तों, लगभग ऐसे ही हमारा जो वातावरण है, हमारी पृथ्वी का वातावरण है, ये बना हुआ है। लेकिन इसका जो वातावरण है वो बहुत ऊंचाई तक है। अब मान लीजिए, अभी हम जब इसके अंदर जाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा सतह को देखने के लिए, वरना आपको जो सतह है वो धुंधली ही नजर आएगी। और अगर ऊपर से आप टाइटन को देखना चाहोगे, कि अगर आप ऊपर से टाइटन की सतह देख लो इसकी कक्षा से, तो वो बहुत मुश्किल है उसकी सतह को देख पाना। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें इंटर होते हैं और इसके वातावरण को पार करते हुए हम इसकी सतह पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। आपको ये जो धुंधलापन दिख रहा है, कोहरे जैसा दिख रहा है, ये उसका वातावरण ही है। तो दोस्तों, अब देखिए, हम लगभग 945 किलोमीटर नीचे आके, और ये देखिए अब हम उसकी सतह पर पहुंच गए हैं। तो ये है दोस्तों टाइटन की सतह, जो कि लगभग हमारे पृथ्वी जैसे ही आपको नजर आएगी। यहाँ पर पहाड़ हैं, बर्फीले बर्फीले पहाड़ आप हैं, और वैसे भी नॉर्मल भी पहाड़ हैं। उसके अलावा ये देखिए, आप जो ये पानी देख रहे हैं ना, यहाँ दो चीजें हैं। मतलब आपको दो चीजों में समझाऊंगा। यहाँ पर जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो नदियां देख रहे हैं आप, ये जो सागर देख रहे हैं, ये मीथेन के हैं। अब आप जैसे हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O से पानी बनता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है
ये मीथेन की पानी है। अब हमारे पृथ्वी पर मीथेन कहाँ यूज होती है? घरेलू गैसों में और ऐसे उत्पादनों में जैसे ईंधन के रूप में उसको यूज किया जाता है। पर यहाँ देखिए, इसकी सोच लीजिए आप, यहाँ पर कितनी भरमार है मीथेन की। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईंधन की कमी नहीं है। अब आप सोचोगे फिर यहाँ पे पानी कहाँ मौजूद है? तो आप ये जो आइस एज देख रहे हैं, जो ये बर्फीले पहाड़ देख रहे हैं, ये दोस्तों पानी है। लेकिन यहाँ का जो तापमान है, इसकी सतह पर अभी जो तापमान है टाइटन का, वो है -179 डिग्री। इस -179 डिग्री में जो पानी है वो बर्फ के ही रूप में रह सकता है। ये पानी के मतलब तरल रूप में नहीं रह सकता है। और लेकिन ये जो मीथेन है, ये इस तापमान में इस उसमें रह सकती है, मतलब कि तरल जो इसका है उसमें रह सकती है। तो देखिए आप, ये जो है तरल नहीं, तो इसको भी बर्फ हो जाना चाहिए, लेकिन ये इस तापमान में भी बर्फ नहीं होती है। अब हम ये जानेंगे कि क्या यहाँ पे इंसान अगर रहे तो उसको किस तरीके से रहना होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो ठंडी है, -179 बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये जो ठंडी है, इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? और क्या इंसान यहाँ बिना स्पेस सूट के रह सकता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वातावरण यहाँ का है, ये इतना घना है कि जो सूरज की खतरनाक किरणें आती हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगी, वो छन छन के ही आती हैं। तो जो पहली बात आपको ये है कि अगर आप खुली त्वचा में रहते हो, मतलब मान लीजिए आपने स्पेस सूट नहीं पहना है, नॉर्मली जो भी है कपड़े आपने पहने हैं, तो दोस्तों होगा ये कि आपको जो वो सूरज की रेडिएशन किरणें आती हैं उससे तो आपको खतरा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि 1 मिनट के अंदर ही आप पूरी तरीके से जम जाओगे। तो अब क्योंकि जो यहाँ का तापमान है वो आपको तुरंत जमा देगा। आप खुद सोचिए कि अगर हमारी पृथ्वी पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे 40-50 -40-50 डिग्री सेल्सियस ही तापमान होता है, तो हमारा क्या हाल हो जाता है, कितनी सारी चीज़ें व्यवस्था हमको करनी पड़ती हैं उसमें सांस लेने के लिए। तो अब आप सोचिए कि इसमें क्या होगा -179 में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको, जैसे पृथ्वी है वहां पर कैसे ऑक्सीजन आपको मिल जाता है, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन जो है वो है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो आपको ऑक्सीजन का एक सोर्स रखना पड़ेगा। मतलब कि जैसे हम लोग पानी में जाते हैं तो कैसे एक छोटा सा टैंकर लगा लेते हैं, बस उसी तरीके का आपको एक टैंकर लगाना होगा और एक ऐसा सूट आपको पहनना होगा जो ठंडी से आपको बचा सके, तब आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। जहाँ तक पीने के पानी की बात है, उसको तो आगे आप एक तरीके से गर्म करके, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे रहने के लिए एक ऐसा घर बना लिया जो आपको ठंडी से बचा रहा है और सारी चीज़ों से बचा रहा है, तो आप उस बर्फ़ को लाके गर्म करके पानी बना सकते हैं, फिर उसमें से ऑक्सीजन भी आपको मिल सकता है। तो वो ये सारे जो सोर्सेज हैं, इसके लिए एक चीज़ ये कही जा सकती है कि यहाँ पर इंसान चाहे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पर रह सकता है। अब पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो हमारा सूरज है, ये अभी ऐसा है, पर ये धीरे धीरे एक बहुत बड़े लाल जॉइंट में बदलेगा आगे चल के कुछ करोड़ सालों में। तो क्या होगा कि ये पृथ्वी को खा जाएगा, यहाँ तक कि मार्स को भी खा जाएगा। मतलब ये बड़ा होता जाएगा तो इसके अगल बगल जितने भी ग्रह ये इनको खाता चला जाएगा। लेकिन ये शनि ग्रह तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि शनि ग्रह इससे लगभग 1 अरब किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों अब जब हमारी पृथ्वी नहीं रहेगी, तब तक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शनि ग्रह का जो टाइटन ग्रह है, चंद्रमा है, यहाँ पर जो वातावरण है शायद ऐसा हो जाए कि इंसानों के रहने लायक हो जाए, वहाँ पे ऑक्सीजन और सारी चीज़ें हो जाए और इंसान वहाँ के हिसाब से रहना सीख ले। अब दूसरी बात ये कि ये जो आप मीथेन के जो आप नदियां देख रहे हैं, इसके अंदर जीवन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो जीवन के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस समुद्र के अंदर जीवन हो सकता है, इस जो नदी कहें समुद्र कहें आप, इसके अंदर जीवन हो सकता है। लेकिन वो जो जीवन है वो हमसे अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है हम यहाँ पे
हम ऑक्सीजन और सारी चीज़ों पर निर्भर हैं, तो हमारी त्वचा, हमारी शारीरिक बनावट वो अलग है। लेकिन वहाँ के लोग जो हो मीथेन के उस पे होंगे, मीथेन गैस या मीथेन लिक्विड के ऊपर निर्भर होंगे, तो उनकी बनावट हमसे बहुत अलग होगी। हो सकता है उसका वहाँ का उनका रंग हमसे अलग हो, साइज हमसे अलग हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो तो जैसे जैसे खोज होगी तो हमको पता चलता जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बस ये समझ लीजिए कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ यही एक ऐसी जगह अभी तक हमें लगती है कि जहाँ पर इंसान रह सकता है। बाकी अभी और ऐसी कोई जगह ढूंढने में नहीं आई है कि जहाँ पे हम रह सके। इसका और जो शनि के कुछ चंद्रमा हैं उनका भी मैंने आपको बताया कि बर्फ की बहुत ऊंची परत है, उसके अंदर जीवन है, लेकिन अब उस परत के अंदर जा पाना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब यही है कि इसमें हम वातावरण को पार करके बहुत आसानी से उतर पाए हैं। तो दोस्तों, अब ये हमारी जो स्पेसशिप है ये यहीं रहेगी और यहाँ का अध्ययन करेगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको अच्छी लगी, ये यात्रा अच्छी लगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको ऐसी यात्राएं करनी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।